दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं तो एक अजीब सा डर लगता है। वो जगह जहां लोग जाते तो हैं पर लौटते नहीं, या अगर लौट भी आए तो वो पहले जैसे नहीं रहते। बिल्कुल। आज हमारे पास जो कहानी है वो एक ऐसे ही कह सकते हैं गुमनाम टापू की है, जिसे वहां के मछुआरे भी दबी जुबान में मौत का टापू कहते हैं। और ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। और देखिए, ये कहानी किसी आम भूत प्रेत की कहानी से मुझे लगता है कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह का किस्सा है। हो सकता है ये सच हो, या ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई डरावनी कहानी हो। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हाँ, आज हम ये नहीं देखेंगे कि ये सच है या झूठ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करती है और ये इतनी असरदार क्यों है। सही बात है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही ऐसी चीजों से होती है जो किसी को भी बेचैन कर दे। पहली बात, ये टापू किसी भी नक्शे पर ठीक से है ही नहीं। मतलब आप ऑफिशियली वहां पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, और अगर कोई भटकते हुए इसके पास पहुंच भी जाए तो कहते हैं कि वहां का पानी अचानक बिल्कुल काला हो जाता है, जैसे समंदर में किसी ने स्याही घोल दी हो। बिल्कुल। और यहीं से दिमाग के साथ खेल शुरू हो जाता है। नक्शे पर ना होने का मतलब है कि आप दुनिया से कट गए हैं, कोई आपको बचाने नहीं आ सकता। ये जो अकेलापन है, ये डर की पहली सीढ़ी है। और पानी का रंग बदलना, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये एक सिग्नल है कि यहाँ कुदरत के नियम काम नहीं करते। और इसी में एक और चीज जुड़ जाती है, टेक्नोलॉजी का धोखा। कहते हैं कि टापू के पास पहुंचते ही कंपास गोल गोल घूमने लगता है। अच्छा। और जीपीएस की स्क्रीन एकदम खाली हो जाती है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां ना नक्शे हैं ना टेक्नोलॉजी। इंसान का सबसे बड़ा डर है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का एक कवच बना रखा है ना। सही बात है। जीपीएस, फोन, रेडियो। जब वो कवच आपसे छीन लिया जाता है तो हम अचानक खुद को 100 साल पहले के किसी नाविक की तरह बेबस महसूस करते हैं। ये कहानी आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर सीधे अनजाने खतरे के सामने खड़ा कर देती है। और ये अनजानापन रात में तो और भी गहरा हो जाता है। एक बहुत अजीब बात है इस टापू के बारे में। क्या? कि दिन में ये बिल्कुल मुर्दा लगता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन सूरज ढलते ही जैसे इसमें जान आ जाती है। समंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये बहुत ही क्लासिक लेकिन उतना ही असरदार तरीका है डर बनाने का। एक ऐसी जगह जो अपना बर्ताव बदलती है। ये इस ख्याल को मजबूत करता है कि उस जगह पर किसी ऐसी ताकत का कब्जा है जो इंसानी समझ से परे है। मतलब दिन में सोती है और रात में शिकार करती है। बिल्कुल, ये अनदेखे का डर है जो हमेशा देखे हुए खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और इसी अनदेखे डर का सबसे बड़ा सबूत शायद 1997 की वो घटना है। इस टापू की कहानियों को असल में इसी घटना ने बहुत हवा दी थी। हाँ, वो रिसर्च शिप वाली घटना। हाँ, एक रिसर्च करने वाला जहाज था जो शायद गलती से ही इस इलाके में पहुंच गया था। और इनके आखिरी रेडियो संदेश ने सब कुछ बदल के रख दिया। उनका आखिरी संदेश जो कंट्रोल रूम तक पहुंचा, वो बहुत ही घबराहट भरा था। पहले तो सब ठीक था। कैप्टन ने कहा हम लैंड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ की हवा बहुत अजीब है। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, है ना? हाँ, साफ महसूस हो रही थी। और इसके कुछ ही सेकंड बाद रेडियो पर किसी के चीखने की आवाज आई, और फिर एक कांपती हुई आवाज ने कहा, कोई हमें देख रहा है, ये इंसान नहीं है। ये इंसान नहीं है। इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। ये दिमाग को सोचने के लिए कोई चेहरा नहीं देती। सही बात है। अगर वो कहता भालू है या कोई और लोग हैं तो हम एक तस्वीर बना लेते, पर इंसान नहीं है का मतलब है कि खतरा कुछ भी हो सकता है और हमारी कल्पना असलियत से कहीं ज्यादा भयानक तस्वीरें बना सकती है। और इसके बाद बस खामोशी, रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा। कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या देखा उन्होंने? जहाज समुद्र में बिल्कुल शांत खड़ा था। इंजन अभी भी चल रहा था। अरे! और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था, और वो खाना अभी भी गर्म था। ये डिटेल सबसे ज्यादा डरावना है। गरम खाना, इसका मतलब है कि जो भी हुआ वो बस कुछ ही मिनटों पहले हुआ था। हाँ, वो लोग खाना खाने ही वाले थे। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमला इतना अचानक और तेज था कि किसी को हिलने का भी मौका नहीं मिला। एक पल में सब सामान्य था और अगले ही पल में एक पूरी टीम हवा में गायब हो गई। लेकिन गायब होकर गई कहाँ? जहाज पर संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं, बस लोग नहीं थे।
मुझे तो यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक घोस्ट शिप की कहानी है, पर यहाँ उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। हमारा दिमाग एक पैटर्न खोजता है, एक वजह, पर यहाँ कोई वजह नहीं मिलती। ये जो विरोधाभास है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, बस इंसान गायब है, ये दिमाग को एक ऐसी उलझन में डाल देता है जहाँ डर के सिवा और कुछ नहीं बचता। और जो कुछ लोग पता नहीं कैसे वहां से बचकर निकल पाए या आसपास से गुजरे, उनके अनुभव तो और भी अजीब है। क्या कहते हैं वो? सबने एक ही बात कही, वहां कोई है पर दिखाई नहीं देता। उन्हें हर पल ऐसा लगता था कि कोई उन्हें घूर रहा है, उनके पीछे चल रहा है। इसे एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास कहते हैं, और ये हमारे सबसे आदिम डरों में से एक है। ये हमारे अंदर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगा देता है। मतलब एक अदृश्य खतरा। हाँ, और अदृश्य खतरा हमेशा ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि हमला कहाँ से होगा, कब होगा या कैसा होगा। और उस टापू का माहौल इस एहसास को और भी पक्का करता है। वहां के पेड़ बिल्कुल अजीब हैं। ना उन पर कोई पक्षी बैठता है, ना कोई जानवर है, कोई आवाज नहीं, पत्तियां तक न गिरती, जैसे किसी ने पूरी जगह को पॉज कर दिया। एक खामोशी है जो कानों को चुभती है। प्रकृति का चुप हो जाना हमेशा एक बुरा संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि यहाँ जीवन का जो चक्र है वो टूट गया है। कोई ऐसी अप्राकृतिक शक्ति है जिसने वहाँ के जीवन को या तो खत्म कर दिया है या डराकर भगा दिया है। ये एक निर्जीव कैनवस की तरह है जिस पर आपका डर अपनी तस्वीरें बनाता है। लेकिन सबसे अजीब बात जो उन लोगों ने बताई वो आवाज के बारे में थी। आवाज? कैसी आवाज? कि अगर कोई उस खामोशी को तोड़ने के लिए जोर से चिल्लाता है तो कुछ सेकंड बाद उसकी ही आवाज उसे वापस जवाब देती है। अरे, बिल्कुल उसी टोन में, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। ये तो दिमागी तौर पर तोड़ देने वाला अनुभव है। हमारी आवाज हमारी पहचान का एक हिस्सा है ना? हाँ। जब आपकी ही आवाज आपके काबू से बाहर होकर आपको जवाब देने लगे तो ये एक अनकैनी वैली जैसा असर पैदा करता है। कोई चीज जो अपनी है पर पराई लग रही है। ये तो पागल कर देने वाली बात है। बिल्कुल, ये इंसान को शक में डाल देता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा, क्या उसकी असलियत ही उस पर हमला कर रही है। इसे डी-रियलाइजेशन कहते हैं, जहां आपको अपनी ही सच्चाई पर यकीन नहीं होता। और ये तो दिन का हाल है। रात में तो ये टापू अपना असली रूप दिखाता है। जैसा कि कहा गया था, रात में ये जिंदा हो जाता है। बचने वालों ने बताया है कि रात 12 बजे के बाद टापू पर धुंध छा जाती है और उस धुंध में साए चलने लगते हैं। साए, परछाइयां, ये हमेशा से डर का प्रतीक रही हैं। वो चीजें जो हैं भी और नहीं भी। पर इन सायों में एक बहुत ही डरावनी बात थी। लोगों ने कहा कि वो इंसानी शक्ल के थे, पर उनकी आंखें नहीं थीं। आंखें नहीं थी? हाँ, बस खाली चेहरे। आंखें न होना उसे तुरंत अमानवीय बना देता है। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से पर हमला करता है जो चेहरों को पहचानता है। जब दिमाग को वो पैटर्न नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद है, तो वो उसे एक खतरे की तरह देखता है। बिना आंखों वाला चेहरा देखना बहुत विचलित करने वाला होता है। और एक मान्यता ये भी है कि ये बिना आंखों वाले साए असल में उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने कभी उस टापू से भागने की कोशिश की थी। अच्छा। कहते हैं कि टापू अपने शिकार को कभी जाने नहीं देता। जो भागने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाता है। अब देखिए कहानी कैसे बदल रही है। डर अब किसी भूत या प्रेत का नहीं रहा, बल्कि खुद उस जगह का हो गया है। टापू अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो खुद एक किरदार बन गया है। एक शिकारी, एक जेलर। बिल्कुल। ये उस जगह को एक जिंदा, सोचने समझने वाली और शैतानी ताकत के तौर पर दिखाता है। और इस पूरी पहेली में एक और टुकड़ा जुड़ा जब समंदर में एक डायरी तैरती हुई मिली। एक डायरी? हाँ, माना जाता है कि ये उसी 1997 वाले जहाज के किसी क्रू मेंबर की थी और उसके आखिरी पन्ने पर लिखी बातें वाकई में रोंगटे खड़े कर देती हैं। डायरी की लिखी बातें हमेशा ज्यादा असर करती हैं क्योंकि वो किसी का निजी अनुभव होती हैं। वो हमें सीधे उस इंसान के डर और उसकी लाचारी से जोड़ देती हैं। उस डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अब इंसान नहीं हूँ। बाप रे। इस लाइन को पढ़कर ही एक सिहरन सी होती है। फिर आगे लिखा था, ये आइलैंड डराता नहीं, ये धीरे धीरे तुम्हें अपना बना लेता है। या डर का रूप पूरी तरह बदल जाता है। अब तक डर बाहरी था, कोई साया, कोई अनदेखी ताकत, लेकिन अब डर अंदरूनी हो गया है।
अपनी पहचान खोने का डर। कुछ और बन जाने का डर। हाँ, मैं अब इंसान नहीं हूँ का मतलब ये नहीं कि वो मर गया, इसका मतलब है कि वो बदल गया। और ये मौत से भी ज्यादा डरावना ख्याल है। और डायरी की आखिरी लाइन, वो तो एक जाल है। उसमें लिखा था, यहाँ से भागो मत, क्योंकि जो भागता है वही सबसे पहले मरता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक जाल है। ये शिकार को एक ऐसी स्थिति में फंसा देता है जहां से निकलना नामुमकिन है। एक विरोधाभास। मतलब? अगर आप रुकते हैं तो टापू आपको धीरे धीरे बदलकर अपनी जैसा बना लेगा और आप अपनी इंसानियत खो देंगे। और अगर आप भागते हैं तो आप तुरंत मारे जाएंगे। कोई सही रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता नहीं है? ये पूरी तरह से लाचारी और निराशा की स्थिति है जो डर को उसके चरम पे ले जाती है। तो क्या ये सब वाकई में अलौकिक है, या इसका कोई और भी पहलू हो सकता है? क्योंकि कहानी में एक और मोड़ आता है जो इसे सरकारी साजिशों से जोड़ता है। हाँ, और ये इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये टापू सिर्फ भूतिया नहीं है, बल्कि ये किसी गुप्त सरकारी प्रयोग की जगह है। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी एंगल? हाँ, हो सकता है वहाँ किसी तरह का साउंड वेपन या कोई केमिकल टेस्ट किया गया हो जो इंसानी दिमाग पर असर करता है और उन्हें ऐसी चीजें दिखाता है जो है ही नहीं। मतलब ये सब हैलुसिनेशन हो सकता है? हो सकता है। ये जो अजीब आवाजें हैं, ये जो साए दिखते हैं, क्या पता ये सब दिमाग का वहम हो जो किसी बाहरी टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हो रहा है। ये कंस्पिरेसी एंगल कहानी में एक बिल्कुल नया आधुनिक डर जोड़ देता है। अलौकिक डर से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर जब आपको शक हो कि आपकी अपनी सरकार या कोई शक्तिशाली संस्था आपके पीछे है, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? किसी पर नहीं। ये डर को कल्पना के दायरे से निकालकर एक संभावित हकीकत के करीब ले आता है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो 1997 का जहाज असल में कोई रिसर्च शिप था ही नहीं, बल्कि जासूसी करने आया था? हो सकता है। और जब उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। वो जो चीख थी, ये इंसान नहीं है, शायद किसी राक्षस के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान के लिए थी जो गैस मास्क या किसी अजीब सूट में था। ये एक बहुत मजबूत संभावना है, और ये उन बिना आंखों वाले सायों की भी एक दूसरी व्याख्या देता है। क्या पता वो भूत नहीं, बल्कि उस प्रयोग के शिकार हुए लोग हो, जिनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पहचाने भी नहीं जा सकते। ये तो और भी भयानक है। हाँ, ये कहानी को और ज्यादा दुखद और भयानक बना देता है। और शायद इसीलिए सरकार इस जगह के वजूद को ही नकारती है, क्योंकि सच शायद किसी भूत की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, एक ऐसा सच जिसे दुनिया के सामने लाया ही नहीं जा सकता। एक भूत की कहानी से निपटना आसान है, आप उसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिसमें इंसानी क्रूरता और गुप्त प्रयोग शामिल हो, उससे निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये डर को और भी असली बना देता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमारे पास डर की कई परतें हैं। एक टापू जो रात में जिंदा हो जाता है, एक जहाज का क्रू जो गर्म खाना छोड़कर गायब हो जाता है, आपकी अपनी आवाज जो आपकी नकल करती है, बिना आंखों वाले साए, और एक डायरी जो कहती है कि भागना मौत है और रुकना अपनी पहचान खोना है। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक चेतावनी है जो शायद इस सब का निचोड़ है। अगर कभी समंदर में दूर कोई धुंधला सा टापू दिखे और वहां से आवाज आए, इधर आओ, तो याद रखना वो टापू नहीं, मौत बुला रही है। ये कहानी वाकई में बहुत कुशलता से अलग अलग तरह के डर को एक साथ पिरोती है। इसमें समंदर का प्राकृतिक डर है, इसमें भूत प्रेत का अलौकिक डर है, इसमें अपनी पहचान और दिमाग खो देने का गहरा मनोवैज्ञानिक डर है, और आखिर में इसमें सरकारी साजिशों और टेक्नोलॉजी का आधुनिक डर भी शामिल है। ये सभी मिलकर इसे एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो दिमाग पर कब्जा कर लेती है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है, चाहे आप कहानी पर यकीन करें या ना करें। हाँ, और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगी। स्रोत कहता है कि इस टापू से कभी कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन अगर हम उस डायरी की आखिरी लाइन को फिर से सोचें तो एक अजीब सवाल उठता है। क्या? डायरी कहती है अगर भागने वाला सबसे पहले मरता है तो जो रुक जाता है उसका क्या होता है? क्या वो उन बिना आंखों वाली आकृतियों में से एक बन जाता है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? मुझे लगता है इस कहानी का असली खौफ इसी अनकहे सवाल में छिपा है।